हेलो एवरीवन, जैसा कि हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर लाइव टेस्ट सीरीज जिसका पार्ट नंबर 3 ये रहने वाला है। इसके साथ साथ इस सीरीज को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस सीरीज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सभी क्वेश्चन से वो वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। मैं हूं दीपक सिंह और आप देख रहे हैं एग्री लर्नर्स पॉइंट। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबा दें, जिससे कि हमारी जब भी क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बोरोन का मुख्य अयस्क कौन सा होता है? डोलोमाइट, ओलिवीन, टोरमेलिन या फिर अब्रक। ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि याद रखिएगा जो अयस्क वाला टॉपिक है सॉल्यूशंस का वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपको एक या दो क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। चाहे वो बोरोन के बारे में पूछा जाता है, चाहे आपसे मैग्नीशियम के बारे में पूछा जाता है, फिर किसी भी कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, किसी भी का भी अयस्क आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इन सभी का एक बार आप जरूर देख लें। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर कि बोरोन का मुख्य अयस्क कौन सा होता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या रहेगा? याद रखिएगा, टोरमेलिन होता है। मुख्य अयस्क कौन सा होता है? टोरमेलिन होता है। और इसके साथ साथ इसे भी आप नोट कर ले कि जो डोलोमाइट होता है ये किसका होता है? ये होता है मैग्नीशियम का मुख्य अयस्क होता है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मृदा में फास्फोरस की मात्रा ज्ञात की जाती है। अब वो कौन सा मेथड है? ओल्सन विधि है, एल्केनाइन परमैंगनेट है, दोनों या फिर नाभिकीय विधि है। तो आपका राइट आंसर क्या है? साथ साथ आप कमेंट कर सकते हो। तो याद रखिएगा मुख्यतः 3 मेथड होते हैं। एक होता है फास्फोरस के लिए, एक होता है नाइट्रोजन के लिए, एक होता है पोटास के लिए। और इन तीनों से ही संबंधित आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को पक्का मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर जितने भी बताए जाते हैं आपको एक्सटर्नल क्वेश्चंस, तो उनको आप एक बार जरूर नोट कर ले, क्योंकि वो वही क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है? फास्फोरस के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है फास्फोरस की मात्रा ज्ञात की जाती है, ये किससे की जाती है? तो ये की जाती है ओल्सन विधि के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? ओल्सन विधि के द्वारा की जाती है। और अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा था कि नाइट्रोजन का, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन का जो परीक्षण किया जाता है या फिर नाइट्रोजन की मात्रा जो कैलकुलेट की जाती है, ये किससे की जाती है? ये की जाती है एल्केनाइन परमैंगनेट की विधि के द्वारा की जाती है। दोबारा से देख लीजिए कि फास्फोरस की अगर आपसे पूछे तो कौन सा मेथड है? ओल्सन मेथड है। अगर आपसे पूछा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का कौन सा मेथड है? एल्केनाइन परमैंगनेट मेथड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि गन्ने की गांठ बनाने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि यार जो नोड होते हैं, एक होता है नोड, एक होता है इंटरनोड। ठीक है, नोड और इंटरनोड के बारे में आपसे पूछा गया है कि जो नोड मतलब एक तो होता है ऐसे, एक होता है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होते हैं? नोड और इंटरनोड होते हैं। तो इसी के बारे में आपसे पूछा गया है कि ये जो गांठ बनती है ये किस टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा बनती है, या फिर इस गांठ बनने के लिए उपयुक्त तापमान क्या होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है गन्ने की गांठ बनाने के लिए, ठीक है, जो नोड या फिर इंटरनोड बनने के लिए उपयुक्त तापमान, तो कितना होता है? ये होता है 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। कितना? 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। इसके साथ साथ आप एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गन्ना, या फिर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसे नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जो डिमांड रहती है वो किस फसल में रहती है? वो गन्ने में ही रहती है। किस में रहती है? गन्ने में ही रहती है। इसलिए नोट कर लीजिए कि गन्ने को नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें हम बात करने वाले हैं चुकंदर का कुल। याद रखिए कि ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा चुका है। एक पूछा जाता है पालक का और एक पूछा जाता है आपको चुकंदर का, और दोनों का कुल सेम ही है। तो आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सोलेनेसी, चिनोपोडिएसी, लाइनेसी या फिर इनमें से कोई नहीं? दोनों में से आप किसी का तो पता होगा, या तो आप पालक का जानते होंगे या फिर चुकंदर का जानते होंगे। दोनों का सेम ही है, तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप रेगुलर क्लास लीजिए, आपको सभी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चुकंदर और पालक इन दोनों का सेम होता है, और वो कौन सा होता है? चिनोपोडिएसी होता है। कौन सा होता है? चिनोपोडिएसी होता है। ठीक है, दोनों ही बेसिक क्वेश्चन है, दोनों ही आपसे कई बार
पूछे जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रजनन संबंधी रोगों के निदान करने के लिए किस खरपतवार को काम में लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? एक प्रकार के खरपतवार की बात की जा रही है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं कि सत्यानाशी, जलकुंभी, हिरणखुरी या फिर गोखरू। और आपसे पूछा क्या गया है? प्रजनन संबंधित रोगों के निदान करने के लिए किस खरपतवार का प्रयोग किया जाता है, मतलब उसका मेडिसिनल यूज किया जाता है, लेकिन वो होता कौन सा है ये आपको जानना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रह गया था गोखरू। क्या बोलाता है? गोखरू। और गोखरू का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? याद रखिएगा, इसका मेडिसिनल प्रयोग है और क्या है? प्रजनन संबंधी। याद रखिएगा, प्रजनन संबंधी रोगों के निदान के लिए गोखरू का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि बकरी की सबसे अच्छी मांस वाली नस्ल कौन सी है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? मांस वाली। ठीक है, तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि ब्लैक बंगाल, जमुनापरी, मारवाड़ी या फिर टर्की। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है बकरी की सबसे अच्छी मांस वाली नस्ल तो वो कौन सी होती है? ब्लैक बंगाल होती है। कौन सी होती है? ब्लैक बंगाल होती है। ठीक है, आप ऐसे भी मान सकते हो कि काले मांस के लिए, तो काले मांस के लिए तो कौन सी होती है? कड़कनाथ होती है, आपने सुना होगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है सबसे अच्छी मांस वाली नस्ल वो कौन सी होती है? ब्लैक बंगाल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें हम बात करने वाले हैं मोरक्को लेदर बनाई जाती है। मोरक्को लेदर किससे तैयार की जाती है, किससे बनाई जाती है? भेड़ की त्वचा से, बकरी की त्वचा से, ऊंट से या फिर खरगोश से? आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो मोरक्को लेदर तैयार की जाती है ये किससे प्राप्त की जाती है? याद रखिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मोरक्को लेदर है ये किससे बनाई जाती है। तो अब यहाँ पर याद रखना, अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको क्या प्राप्त करना है, मतलब किससे प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो याद रखिए ये प्राप्त होती है बकरी की त्वचा से। ठीक है, याद रखिएगा कि बकरी की त्वचा से मोरक्को लेदर को तैयार किया जाता है। जब भी ये क्वेश्चन आता है आपके माइंड में एक ही दिमाग में आ जाना चाहिए पॉइंट कि मोरक्को लेदर किससे तैयार की जाती है? बकरी की त्वचा से तैयार की जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस इसीलिए किया जा रहा है ताकि आपको क्वेश्चन है वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 जो एग्जाम हुई थी आपकी, उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा कि स्ट्रेप कप का परीक्षण किस रोग में किया जाता है? कौन सा मेथड है? याद रखिए, स्ट्रेप कप का टेस्ट। या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि स्ट्रेप कप जो टेस्ट किया गया था ये किस रोग में किया जाता है? थनैला रोग में, एंथ्रेक्स रोग में, गलघोटू रोग में या फिर माता रोग में? तो आपने अगर देखा होगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो स्ट्रेप कप जो टेस्ट किया जाता है ये किस रोग के निदान के लिए या फिर किस रोग की जांच करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, स्ट्रेप कप जो मेथड होता है ये किया जाता है थनैला रोग की जांच करने के लिए। किसके लिए? किसकी जांच करने के लिए किया जाता है? थनैला रोग। और थनैला रोग को याद रखिए मैस्टाइटिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, याद रखिएगा, या तो आपको थनैला ऑप्शन में देखने को मिलेगा या फिर आपको मैस्टाइटिस। ठीक है, मैस्टाइटिस भी किसी का नाम होता है, थनैला रोग का ही सेकेंड नाम होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इन्हें आप नोट कर लीजिए जिससे कि आपको कंफ्यूज जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि पद्मा डेयरी कहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर आपको एक बात मैं इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ कि जो पद्मा डेयरी ये सबसे ओल्ड है, मतलब सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? पद्मा डेयरी है। ठीक है, ये तो पॉइंट आप लिख लीजिए कि सबसे पुरानी डेयरी कौन सी होती है? पद्मा डेयरी होती है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि जो पद्मा डेयरी है जो कि सबसे पुरानी है ये कहाँ पर स्थित है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो आप बता सकते हो कि झारखंड में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या फिर अजमेर में। आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा? हमने अभी आपको बताया कि जो पद्मा डेयरी ये सबसे पुरानी डेयरी है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है, याद रखिएगा, अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है और जिसमें हम बात करेंगे साइलेज का पीएच मान कितना होता है। आपने अक्सर ये क्वेश्चन तो सुना ही होगा कि साइलेज सबसे बेस्ट किसका बनता है? मक्का और ज्वार का बनता है।
और इसको मतलब साइलेज को जिस गड्ढे में तैयार किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? साइलो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जिस गड्ढे में साइलेज को तैयार किया जाता है उसे बोला जाता है साइलो। ठीक है। और ये सबसे बेस्ट किसका बनता है? सबसे अच्छा किसका बनता है साइलेज? ये बनता है मक्का और ज्वार का बनता है। ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें कि पीएच मान कितना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, तो आप जल्दी से बताएंगे जिसको भी आता है कि इसका पीएच मान कितना होता है। 4.5, 7, 8 या फिर 12। आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है साइलेज का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, ये होता है 4.5 होता है। कितना होता है? 4.5 पीएच मान होता है, मतलब हल्का अम्लीय होता है। क्या होता है? हल्का एसिडिक होता है, हल्का अम्लीय होता है। दोबारा से देख लीजिए, तीनों ही पॉइंट आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? साइलेज सबसे बेस्ट किसका बनता है? मक्का और ज्वार का बनता है। सेकेंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि साइलेज जिस गड्ढे में तैयार किया जाता है उसका नाम क्या होता है? साइलो। थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना है? इसका पीएच मान कितना होता है? 4.5 होता है। 4 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये क्या होता है, मतलब किस प्रकृति का होता है। तो याद रखिएगा, ये हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, आपको सभी पॉइंट यहाँ पर याद हो गए होंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो या फिर आपको किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट क्लास चाहिए। ठीक है, हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।